हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं उसके पार्ट 13 के बारे में। पार्ट 13 में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 130 तक। तो क्वेश्चन नंबर 121 पे आते हैं। पूछा है अ सिंगल टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल एड्स। तो दो ध्यान देने वाले यहाँ पे चीज़ है। पहला तो लिखा है सिंगल टर्न, सेकेंड क्रेब साइकिल। अब जब आपने एटीपी का जनरेशन, NADH2 का जनरेशन, FADH2 का जनरेशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। पहली बात तो जब आप ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे, तो वो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है जहाँ पे पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है, फिर आपका होता है क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल के एक टर्म में पूछा है कितना, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो ऑप्शन करेक्ट है आपका सेकंड, कि एक टर्न में क्रेब साइकिल के एक FADH2, 3 NADH2 और एक GTP निकलता है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये जो है ये यहाँ पे, ठीक है, TCA साइकिल जिसे बोलते हैं या क्रेब साइकिल जिसे आप बोलते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल जो है ये एक टर्न का है। एक टर्न में आप देखेंगे यहाँ एक बार NADH निकलता है। अगर हम NADH कैलकुलेट करें, एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ, तो 3 NADH2, ठीक है, या NADH2 बोलिए या NADH प्लस प्लस H प्लस बोलिए, यही ज़्यादा करेक्ट है। NADH प्लस H प्लस, लोग उसको NADH2 भी बोलते हैं। पर आप देखिए क्रेब साइकिल में 3 जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि NADH2 निकलता है, एक जगह पे यहाँ पे आपको FADH2 मिलेगा और एक जगह पे आपका GTP निकलता है, और आप इस साइकिल में देखेंगे कहीं पे नहीं निकलता है। तो कुल मिला के आप क्या पता चला आपको कि एक क्रेब साइकिल है, एक टर्न में 3 NADH, जैसे मैंने आपको बताया, 3 NADH2, एक FADH2 और एक GTP निकलता है। लेकिन अगर मैं पूरा आपको बताऊं कि देखिए ग्लाइकोलिसिस में ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पूछता है ग्लाइकोलिसिस में कितने NADH2 ATP का जनरेशन होता है। तो जब आप ग्लाइकोलिसिस देखते हैं, वहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है 2 पायरुवेट में तोड़ा जाता है, और इस प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, 2 NADH2 निकलता है और 4 ATP निकला रहता है, लेकिन 2 उसी में यूज होता है। तो हम ओवरऑल जो नेट गेन हमें होता है 2 ATP का होता है। तो कोई भी आपसे पूछे, आप बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 और 2 ATP निकलता है। अब देखिए मैंने आपको बोला कि जब ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बन जाता है, तो जब इंटरमीडिएट स्टेप होता है वो 2 साइकिल चलेगा। मतलब एक पायरुवेट एक NADH2 निकालेगा, दूसरा पायरुवेट एक NADH2 निकालेगा। इसीलिए इसके बाद का जो साइकिल होता है वो 2x हो जाता है, ठीक। और ये NADH2 निकाल के इंटरमीडिएट स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसिटिल कोएंजाइम ए में, और एसिटिल कोएंजाइम ए ही जाता है आपका क्रेब साइकिल में। तो एक पायरुवेट से जो निकला हुआ एक एसिटिल कोएंजाइम है वो जाएगा क्रेब साइकिल में, दूसरा वाला भी जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों मिला के हम बोलते हैं कि हमें 36 या जो 38 ATP टोटल निकलता है, वो पूरे का एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है पूरा कंप्लीटली, उससे हम बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा है एक सिंगल टर्न, सिंगल टर्न का मतलब एक ही टर्न की बात कर रहा है, तो एक टर्न में आप क्या बोलेंगे, 3 NADH2, 1 FADH2 और एक GTP, ठीक। तो इसका आंसर हो गया सेकंड वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 122 वाले पे। विच हार्मोन प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर इन कुकम्बर्स दस इनहेंसिंग देयर यील्ड। कह रहा है इनमें से कौन सा हार्मोन है जो क्यूकम्बर में फीमेल फ्लावर के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, जिससे कि उसका ईल्ड बढ़ता है। तो आक्सिन है, जिबर्लिन है, साइटोकाइनिन है, एथाइलिन है। जब आप इन सब का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़ते हैं, तब आपको एथाइलिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में आपको मिलेगा कि ये इंडक्शन करता है फीमेलनेस को, मतलब फेमिनाइजेशन को, यही है, मतलब प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर के फॉर्मेशन को। तो इसी का ये काम है, इथाइलिन का काम ही है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इथाइलिन होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 123 पे। विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ कॉब लेंथ इन मेज। कॉब बोलते हैं जो आप भुट्टा जैसे खाते हैं उसको पूरा कॉब बोला जाता है। तो कह रहा है कि इसके रिगार्डिंग कौन सा
करेक्ट है इसके इनहेरिटेंस का, कि जो लेंथ है उसका, कॉब का लेंथ, जैसे मान लीजिए अब उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस कह रहा है क्यों देखने को मिलता है, क्या कैसा उसका इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल एलील इनहेरिटेंस, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। तो मैंने आपको ये बताया था क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का चार्ट। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में एक ही कैरेक्टर के लिए बहुत सारे जीन होते हैं, जैसे ठीक है, और वो सारे जीन एक ही कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे कॉप का जो लेंथ है उसके लिए बहुत सारे जीन हैं, सारे मिल के केवल कॉब लेंथ के लिए एक प्रॉपर्टी के लिए काम करते हैं। तो और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की अगर हम बात कर लें तो इनहेरिटेंस ऑफ मिजरेबल ट्रेट्स इसमें आते हैं, जैसे हाइट, वेट, कलर, इंटेंसिटी की बात कर लें, दैट डिपेंड ऑन द क्यूमुलेटिव एक्शन, मतलब सारे का एक साथ एक्शन ऑफ मेनी जीन ईच प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल इफेक्ट ऑन फिनोटाइप, और सारे थोड़े थोड़े इफेक्ट डालते हैं फिनोटाइप पे। तो जो कॉब लेंथ है वो एक्चुअली आता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में। एग्जाम्पल है क्वांटिटेटिव, मतलब इसके लिए कॉब का जो लेंथ होता है वो उसके लिए बहुत सारे जीन होते हैं, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड वाला होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। मेंडल वॉज लकी इन फॉर्मुलेटिंग द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बिकॉज ही सेलेक्टेड। कह रहा है मेंडल जो थे वो लकी थे, जो उन्होंने लॉज बनाए हैं इनहेरिटेंस के लिए, जो उन्होंने फॉर्मुलेट किया। क्यों क्यों कौन सा ऑप्शन सही है? पी प्लांट विथ शॉर्ट जनरेशन टाइम एज इज एक्सपेरिमेंट मटेरियल, तो लॉन्ग होता फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती मेंडल को, थोड़ा सा अगर वन कैरेक्टर एट अ टाइम, अगर वो ज़्यादा भी लेते फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती। डिफरेंट ट्रेट हैविंग जीन ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, हाँ इस सेंस में जो है मेंडल लकी थे, ठीक, कि जो डिफरेंट ट्रेट्स हैं जीन के वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे और मेंडल को प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक, तो मतलब लिंक नहीं थे। चौथे पे आते हैं अगर डिफरेंट ट्रेट ईच हैविंग टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, ये भी सही है, मतलब सारे ऑप्शन सही हैं, पर वो जो बोल रहा है ना कि मेंडल लकी थे, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने बनाया, तो सबसे बड़ा उसमें अगर हाथ रहा है तो ये रहा है डिफरेंट ट्रेट हैविंग जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, क्योंकि वहाँ पे जीन लिंक नहीं था, लिंक हो जाता तो मेंडल को प्रॉब्लम होती। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पे। एक्सपेरिमेंट यूजिंग हैवी आइसोटोप्स टू कंफर्म डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वर कैरीड आउट बाय। कह रहा है इसमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट है, किसका एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल दिखाने के लिए हैवी आइसोटोप्स का यूज किया था? वॉटसन एंड क्रिक का, हर्शे एंड चेस का, मिचेल्सन एंड स्टाल का, या ग्रिफिथ एंड ऑवेरी का? तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सारा बता देता हूँ। 125 में पहली बात तो वॉटसन एंड क्रिक आपको पता है डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल के लिए इनका नाम नहीं फेमस है। इनका नाम क्यों फेमस है? क्योंकि इन्होंने डीएनए का जो बी फॉर्म है उसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था, ठीक, तो ये तो वॉटसन एंड क्रिक का नाम उनसे रिलेटेड है। अब आते हैं मिचेल्सन एंड स्टाल पे। मिचेल्सन एंड स्टाल ने एक्चुअली ये बताया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। इन्होंने नाइट्रोजन के अलग अलग आइसोटोप्स लिए, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15, ठीक है, ई कोलाई का, और उन्होंने जनरेशन मतलब ग्रो कराया ई कोलाई को इसके नाइट्रोजन के, एक इस सोल्यूशन में एक इस सोल्यूशन में, और उसके बाद उन्होंने वो दोनों को एक साथ किया और उन्होंने डेंसिटी देखी तो अलग अलग निकला। इससे इन्हें पता चला, जो उन्होंने स्ट्रैंड मिला, एक स्ट्रैंड में उनको N15 सारा मिला था, एक स्ट्रैंड में उनको N14 सारा मिला था। इससे उन्होंने कंफर्म किया कि डीएनए जो होता है वहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन होता है। तो इसका भी नहीं। अब इनहेरिटेंस के लिए दो हैं, एक तो ग्रिफिथ एंड ऑवेरी का, एक हर्शे एंड चेस का। ग्रिफिथ एंड ऑवेरी का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है। एक बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ठीक है, इससे इन्होंने बताया था कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल मतलब प्रूव किया था। इसमें उन्होंने क्या किया, एक वो है आपका डिप्लोकोकस न्यूमोनी करके एक बैक्टीरिया था, दो स्ट्रेन होते हैं इसके, एक स्मूथ स्ट्रेन और एक रफ स्ट्रेन, ठीक है, और ये जो स्मूथ स्ट्रेन वाले थे ये विरुलेंट हैं, और जो नॉन कैप्सुलेटेड थे रफ स्ट्रेन वाले वो लेस विरुलेंट थे। तो जब स्मूथ स्ट्रेन वाले को उन्होंने चूहे में इंजेक्ट किया तो माउस क्या करता था, डाई हो जाता था, और जो रफ स्ट्रेन वाले है उसको जब इंजेक्ट करता तो माउस जिंदा रहता। लेकिन उन्होंने ये जो स्मूथ स्ट्रेन वाला है जो जो डेथ कॉज करता है, इसको उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड कर दिया। उसके बाद उन्होंने माउस में डाला तो माउस जिंदा था। यहाँ तक तो कहानी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन आगे क्या किया उन्होंने, जब रफ स्ट्रेन वाले को
इस हीट कील्ड वाले में मिला दिया, मतलब जिसके डालने पे ये माउस जिंदा रहता था, उसको इस हीट वाले के साथ, जो ये हीट वाला डालोगे फिर भी जिंदा था, लेकिन दोनों को जब इन्होंने मिला दिया, हीट कील्ड को और ये रफ स्टेन वाले को, तो माउस मर गया। इससे उन्होंने प्रूफ किया कि ये जो स्मूथ वाला है, इसका जो डीएनए है ये इसमें रहता है हीट किल्ड वाले में, और ये रफ स्टेन वाला ट्रांसफॉर्म हो जाता है इसकी वजह से, और उसका डीएनए उसके अंदर चला जाता है। तो उन्होंने इससे प्रूफ किया था जेनेटिक मटेरियल। लेकिन यहाँ पे उन्होंने आइसोटोप्स का यूज़ नहीं किया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सपेरिमेंट यूजिंग हैवी आइसोटोप जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल में मैंने आपको बताया इनका सेमी कंजर्वेटिव था, इनका डीएनए के स्ट्रक्चर पे था, इनका तो था जेनेटिक मटेरियल पे, पर इन्होंने आइसोटोप का यूज़ नहीं किया। अब बचता है आपका हर्शेचेज का। हर्शेचेज ने क्या किया था, उन्होंने ही आइसोटोप्स का यूज़ किया था ये प्रूफ करने के लिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियोफाज का यूज़ किया था बैक्टीरियम पे। बैक्टीरियोफाज जो था उसका जो वो कवर था पूरा, उसको उन्होंने रेडियो एक्टिव जो सल्फर 35 था उससे लेबल किया, ये भी एक आइसोटोप है। और दूसरा एक अलग सिस्टम लिया, वहाँ पे इन्होंने बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो है उसको रेडियो एक्टिव लेबल किया P32 से, फास्फोरस 32 से। फास्फोरस डीएनए में बाइंड करता है, सल्फर जो है प्रोटीन्स में बाइंड करता है, प्रोटीन्स बाहर कवर होता है बैक्टीरियोफेज में। अब आपको पता है, जब आपने पढ़ा होगा ट्रांसडक्शन का प्रोसेस पढ़ा होगा आपने, तो देखते हैं कि वायरस जो होता है बैक्टीरिया में जाके अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है। तो ये इन्फेक्शन वाले प्रोसेस में क्या किया, जो बाहर जो लेबल्ड था जो पोर्शन, तो वो तो अंदर तो जाएगा नहीं, ठीक। तो ये देखिए जो रेड रेड कलर का है रेडियो एक्टिव लेबल्ड, वो बाहर ही रह गया। बैक्टीरियम के अंदर जो डीएनए जाता है वो नॉर्मल ही रहता है। तो जो नए सेल बने यहाँ पे, क्योंकि अपना जाएगा ये डीएनए से नया प्रोजनी बनाएगा, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी जो नए सेल्स बने इस बैक्टीरियोफेज का, वहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं ट्रेस की गई। लेकिन सुपरनेटेंट जो बाहर का सोल्यूशन था उसमें किया गया, क्योंकि ये बाहर का जो कैप है ये वहाँ पे सोल्यूशन में घुला होता था। तो इससे ये पता चला था कि जो रेडियो एक्टिविटी थी वो बाहर की बाहर रह गई, ठीक है। मतलब डीएनए में नहीं डाला था और डीएनए ही अंदर गया, क्योंकि डीएनए से ही नया वायरस बनता है। तो नए वायरसेस में ये नहीं थे, मतलब वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो जिन्होंने डीएनए किया था, तो डीएनए अंदर ये बैक्टीरियोफाज डाल देता है और इससे नया वायरस बनता है। तो जो नए सेल्स बने उन्होंने रेडियो एक्टिविटी शो की, तो इससे ये पता चला कि डीएनए ही जाता है अंदर और वो जेनेटिक मटेरियल की तरीके से यूज़ करता है। और यहाँ के जो सुपरनेटेंट था, जो सोल्यूशन था बाहर वाला, वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी नहीं ट्रेस की गई, इसका मतलब वो अंदर नहीं गया। तो इससे हर्शेचेज ने प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और इस हिसाब से हर्शेचेज चारों इंपॉर्टेंट है, इसमें चारों नेम आपको एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम आप देंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ये पूछा ही जाता है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे। कह रहा है कौन सा इसमें एंजाइम है जो ट्रांसक्राइब करता है 5SR आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या केवल आरएनए पॉलीमरेज दिया है। इस पे भी हम आते हैं, देखते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेजेस एक्चुअली क्या होते हैं, वो सिंथेसिस करते हैं आरएनए का, ठीक। अब 5 टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब यहाँ पे दिया है, ये जो टेबल है यहाँ पे, कौन कौन सा आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या ट्रांसक्राइब करता है। देखिए जो आरएनए पॉलीमरेज है वो राइबोसोमल, जो आरएनए राइबोसोम के अंदर मैंने आपको आरएनए बताया था, ठीक है। तो वो आरएनएस करते हैं, 5S आरएनए को नहीं करते हैं, जो आरएनए एक्चुअली राइबोसोम के अंदर ही होता है उसको छोड़ के। अब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है, ये न्यूक्लियर के जो प्री मैसेंजर आरएनए बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसको ये ट्रांसक्राइब करता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करें तो ये न्यूक्लियस के टीआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है। 5S आरएनए देखिए आपका आ गया, यही करता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। और अदर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए करता है। आरएनए अगर हम पॉलीमरेज 4 की बात करें तो ये एसआई आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। आरएनए पॉलीमरेज 5 की अगर हम बात करें, ये कुछ एसआई आरएनए करता है, प्लस नॉन कोडिंग ट्रांसक्रिप्ट करता है एसआईआरएनए टारगेट जीन्स का। तो आपसे मतलब था 5S आरएनए पर भी ये इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको याद कर लीजिएगा। सोर्स है इसका प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक बाय स्नस्टर्ड एंड सिमंस। तो 5S आरएनए आपका क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ओके।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में ये सब कहानी में पहले इसी क्वेश्चन पेपर में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने उसको आपको बताया था। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, क्लीव करता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को, वो बैक्टीरिया के अंदर रहता है ताकि वो वायरस को मार सके, वो एक पैलिंड्रोम सीक्वेंस को कट करता है, ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में है। तो वही है, इट कट्स द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, ये ट्रू है उसके बारे में। इट रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ सम स्पेसिफिक वायरस एंड बैक्टीरिया, ये भी सही है। इट रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये भी सही है। तीनों रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का कैरेक्टर ही है। आपने पूछा है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो चौथा जो है आपका, इट रिटेन्स इट एक्टिविटी फॉर ईयर्स एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये जो है यही ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। ये इसका एक्टिविटी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। एक अब आते हैं 128 पे, विच जीन इज कंस्टिट्यूएंट जीन इन लैक ओपेरॉन। कह रहा है लैक ओपेरॉन का ही पार्ट कौन सा जीन होता है, रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन या स्ट्रक्चरल जीन। तो मैं आपको बता दूं, ऑपरेटर जीन जो होता है एक्चुअली, पहले ये देख लीजिए, ये लैक ओपेरॉन है पूरा, यहाँ पे बाहर रेगुलेटर जीन होता है, फिर प्रमोटर होता है, प्रमोटर के बाद थोड़ा ऑपरेटर होता है, इसके बाद स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये आप लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे तब आएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो ये जो प्रमोटर तो बाहर रहता है, पर ये जो ऑपरेटर है ये एक्चुअली इसी उसका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का ही हिस्सा है। ये देखिए फर्स्ट 26 जो बेस पेयर होते हैं वो ऑपरेटर जीन बनाता है, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन वो करते हैं। तो जो ऑपरेटर जीन होता है आपका, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का ही हिस्सा होते हैं। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रेगुलेटर, नहीं ऑपरेटर जीन। ओके, ऑपरेटर जीन सेकेंड। ओके, 128 का आपका हो गया सेकेंड। अब आते हैं हम 129 पे, द ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट वाइड टेम्परेचर आर कॉल्ड। अब ये इकोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए वाइड टेम्परेचर, इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ। ये देखिए एक्सप्लेनेशन, चारों चीज़ें हैं यहाँ पे, चार ऑप्शन है यहाँ पे, एक्टोथर्मल, यूरीथर्मल, एंडोथर्मल, स्टेनोथर्मल, चारों का यहाँ पे डेफिनेशन है। एंडोथर्मिक हम उसको बोलते हैं उन ऑर्गेनिज्म को जो अपना बॉडी हीट अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस से, अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स और बर्ड्स हैं। एक्टोथर्मिक कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हीट क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं। जैसे आपने क्रोकोडाइल एक्सेट्रा को देखा होगा, वो बाहर पॉन्ड के आके मुंह खोले हुए बैठे रहते हैं, बहुत देर तक हीट लेते हैं। या आपने ठंड में देखा होगा रेप्टाइल जितने हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं, तो वो क्योंकि अपना हीट जो है जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे टेम्परेचर का मतलब नहीं है कि विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज या वाइड टेम्परेचर रेंज या नैरो टेम्परेचर रेंज, इनमें रेंज की बात नहीं हुई है। ये सिर्फ एंडोथर्मिक है या एक्टोथर्मिक, मतलब अपने बॉडी में हीट जनरेट कर सकते हैं या नहीं, ये आता है एक्चुअली यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल में। यहाँ पे आप देखेंगे, पहली बात तो मैं, यूरीथर्मल का मतलब है ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन झेल सकते हैं, और स्टेनोथर्मल जो होता है वो केवल लिमिटेड टेम्परेचर रेंज को झेल सकते हैं। जैसे ये देखिए एक्टिविटी हो गई, ये जो ऊपर जितना हम जाएंगे एक्टिविटी बढ़ती जाती है उस ऑर्गेनिज्म की, और इधर टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो जो स्टेनोथर्मल रहेगा उसको हम ऑलिगोथर्मल बोलेंगे। अगर वो इधर थोड़े टेम्परेचर में, देखिए ये केवल इतना हिस्सा ही लेता है, इससे ज़्यादा ये टेम्परेचर इधर उधर हुआ तो ये ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा, इसीलिए इसको स्टेनोथर्मल बोलते हैं। ऐसा ही जो हाई टेम्परेचर पे जीने वाले हैं वो जिस पे जी रहे हैं उससे 3-4 डिग्री का इधर उधर अगर टेम्परेचर वेरिएशन होता है तब तो वो जिंदा रह सकते हैं। लेकिन जो यूरीथर्मल वो रहते हैं वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में आराम से रह सकते हैं वेरिएशन में। तो क्या होगा, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब आप देखेंगे यूरीथर्मल। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 130 पे, टू बैक्टीरिया विच आर वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट। आप में तो जब आप बायोटेक पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी है, तो आप देखेंगे वहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम का और एस्चेरिकिया कोलाई जो है इनका यूज़ बहुत होता है। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम से ही आपको पहचान जाना चाहिए। तो ये दोनों जो हैं आपके बहुत यूज़फुल हैं आपके बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन 121 से 130 तक का पार्ट 13 यहाँ पे ख़त्म होता है ये सारी चीज़ें। ओके, तो आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ रेगुलरली देखने के लिए,
क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जब भी मैं वीडियोस डालता हूँ तो आपके पास जाता है सीधे उसका नोटिफिकेशन कि इस चैनल ने कोई वीडियो डाला है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस के लिंक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो स्पेशली BHU के लिए बनाए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।